अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद इन UGI ऑफिशियल पोर्टल। बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट थर्ड चैप्टर मोशन एंड फोर्स। हम लोग मोशन एंड फोर्स के ऊपर बात कर रहे थे अपनी। हमने मोशन और फोर्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन का आगाज़ किया हुआ और उस डिटेल डिस्कशन को करते हुए हम लोग लास्ट लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन पे पहुंचे थे। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, मैं अपने पिछले 3 लेक्चर्स में इसको काफ़ी दफ़ा वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक दफ़ा फिर सर से एक्सप्लेन करते हैं। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ज़या ना हो, दोनों लॉस ना हो। सच कोलिजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के ऊपर बात कर रहे थे कि यू हैव 2 बॉल्स बोथ आर ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन। दोनों की टकराने से पहले वेलोसिटी v1 और v2 है। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश रिस्पेक्टिवली हो जाएगी। उस v1 डैश और v2 डैश को कैलकुलेट करने में ही सारा का सारा लेक्चर हम लोगों ने पिछला सर्व किया था। अब आगे चलते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसका केस 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज केस 2 से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। आपको थोड़ी सी कहानी पिछले लेक्चर की सिर्फ इसलिए सुना दिया करता हूँ ताकि जब आप आगे लेक्चर को सुनने के लिए बैठें तो पिछला एक रीकैप, जैसे नई एपिसोड शुरू होती है ड्रामे की तो एक पिछला रीकैप आपको दिखाया जाता है ताकि वहाँ से आगे तसलसल क्रिएट हो सके। तो उस एक रेपिटेशन को बनाने के लिए, उस एक तसलसल को बनाने के लिए थोड़ी सी पिछली बात की जाती है। केस 2 कुछ इस तरह से है। योर बुक सेज दैट, आपकी किताब दूसरे केस में कुछ इस तरह से कहती है, व्हेन मास m1 इज इक्वल्स टू मास m2 एंड v2 इज एट रेस्ट। समझाता हूँ क्या। सेम सिनेरियो है कि यू हैव गॉट आइडेंटिकल मैसेज। आपके पास 2 आइडेंटिकल मैसेज हैं। दिस इज m, दिस इज वंस अगेन m। आइडेंटिकल मैसेज हैं, लेकिन कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो सेकंड मास है, दिस मास इज एट रेस्ट, v2 इज 0, ये रुका हुआ है, जबकि पीछे से आने वाला मास, इसकी वेलोसिटी v1 होगी। सो नाउ द ड्रिल इज द टास्क इज, काम क्या है हमारा? काम ये है कि जी v1 डैश फाइंड करना है और v2 डैश फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पॉइंट समझ रहे हैं? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। हम लोगों ने करना क्या, 2 मास आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं। मैंने m1 m2 इसलिए नहीं लिखा, दोनों सेम है। पिछला मास अगले को जाकर टकराएगा, अगला रेस्ट पे है। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए अपनी कहानी का आगाज करते हैं v1 डैश से। व्हाट इज v1 डैश? आप लोगों ने v1 डैश के लिए फॉर्मूला निकाला, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा, कल याद करवाने की कोशिश की थी। अच्छा, अगर नहीं भी याद होता ना तो एक तरीका याद करने का, याद इस तरह से कर लो कि डिनोमिनेटर दोनों के m1 प्लस m2 हैं और v1 डैश में पहली टर्म v1 की आएगी और दूसरी टर्म v2 की आएगी। इतना याद रख लो। डिनोमिनेटर और एक साइड याद होगी, डिनोमिनेटर और एक साइड याद होगी। अब इनको कैसे याद करना है, जब v2 लिखवाऊंगा तो बताऊंगा। अच्छा, ये लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। v1 डैश वुड बी इक्वल्स टू v1 डैश वुड बी इक्वल्स टू m1 माइनस m2 है, बिकॉज मैसेज आर सेम। मैं m1 और m2 नहीं लिखूंगा, m माइनस m ओवर m प्लस m, 1 2 नहीं लिखा, v1 प्लस 2 m2 की जगह जस्ट m लिखा। v2 0 है, बता चुका कि जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट पे है, m प्लस m। जरा गौर कीजिए तो पता क्या चलेगा कि m माइनस m इज 0, 0 इंटू 0 दैट इज 0, 0 ओवर समथिंग दैट इज 0। तो ये वाली टर्म पूरी 0 होगी। सिमिलरली यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 ओवर समथिंग 0। तो दोनों टर्म्स 0 हो गई। इन सिंपल v1 डैश इज 0, v1 डैश की वैल्यू क्या आई? 0 आई। अभी मैं ये v2 डैश को ड्राइव करवाने के बाद बड़ा मज़े का रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा और वो मज़े का रिजल्ट मैं एक्चुअली आपके साथ कल का शेयर कर चुका हूँ।
कल ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, अगर तो आपने कल वाला लेक्चर सुना और समझा हुआ है तो ये वाली अगली डेरिवेशन देखने के बाद वो कल की सारी बात आप खुद ही रिकॉल कर लेंगे, खुद ही आपके जहन में आ जाएगी। सिमिलरली ज़रा v2 डैश की वैल्यू लिखिए। v2 डैश डिनोमिनेटर में बताया मैंने, अब आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ साथ साथ। डिनोमिनेटर में बताया m1 प्लस m2 आना है, इस तरफ भी डिनोमिनेटर में क्या आना है m1 प्लस m2। सो ये लिख लें, डिनोमिनेटर्स याद हो गए। v1 डैश में मैंने कहा था कि पहली टर्म v1 वाली आएगी, ये v2 डैश है तो इसकी पहली टर्म v2 वाली आएगी और दूसरी टर्म v1 वाली आएगी। अब देखो भाई इसमें v2 के साथ क्या लगा हुआ था 2m2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2m1। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 वाली टर्म आएगी यहाँ पे और सिमिलरली यहाँ पे 2 वाली टर्म ही आएगी और यहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आपने m1 माइनस m2 किया था, v2 के लिए m2 माइनस m1 करते हैं। दिस इज़ योर फार्मूला, दिस इज़ योर कंप्लीट फार्मूला याद करने का आसान सा एक तरीका, एक स्ट्रेटेजी, एक सीक्वेंस बनाया हुआ याद करने के लिए। अब इसमें ज़रा वैल्यूज़ पुट कीजिए। v2 डैश 2m, नीचे m प्लस m, आपको पता है कि मैं m1 m2 क्यों पुट नहीं कर रहा, बिकॉज ऑल आर सेम, और साथ ही v1 प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m, v2 की जगह 0। अब ज़रा देखिए क्या चीज़ सॉल्व होती है। m माइनस m 0, 0 इंटू 0 अगेन 0, उसको 0 पर किसी पर डिवाइड करें तो स्टिल जवाब 0 ही आएगा। सो सिर्फ ये टर्म रहेगी, इसको सॉल्व कर लें। v2 डैश इज इक्वल टू 2m ओवर 2m, m प्लस m इज 2m इंटू v कौन सा v1, काट दीजिए तो ये हो जाएगा v2 डैश इज इक्वल टू v1। लीजिए बच्चों, वो रिजल्ट जिसका मैं जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था और जिसका जिक्र मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया, वो आपके सामने आ गया। इफ़ यू कैन सी दिस साइड ऑफ द बोर्ड, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए ये दो बॉल्स बिफोर कलेगिन है, दीज टू बॉल्स आर आफ्टर कलेगिन, ये टकराने के बाद है। लेट मी राइट इट हियर, दिस इज बिफोर कलेगिन, and this is after कलेगिन। अगर आपने मेरा कल का लेक्चर सुना था तो मैंने कल के लेक्चर में एक बड़ी अहम बात बताई थी। वो बात मैंने कुछ इस तरह से बताई थी कि अगर दो बॉल्स सेम मास, आइडेंटिकल मास के हैं तो टकराने के बाद वो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं। आपको बताया था कि जो पहले बॉल की वेलोसिटी है टकराने से पहले, वो दूसरे बॉल की टकराने के बाद बन जाएगी। समझाता हूं इसको विद एन एग्जाम्पल। ये m1, this is m2, its velocity was v1, its velocity v2 was 0. Now what will happen after collision, जरा देखिएगा, what is v1 dash, इसको हम ग्रीन से लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। what is v1 dash, जरा देखिएगा, v1 dash is 0, यानी दूसरे बॉल के टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी वो पहले बॉल की टकराने के बाद वाली वेलोसिटी बन गई, इंटरचेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई। सिमिलरली व्हाट इज v2 डैश, v2 डैश क्या है, v2 डैश दिस इज v1, यानी कि जो पहले बॉल की टकराने से पहले वेलोसिटी थी वो दूसरे बॉल की टकराने के बाद बन गई। सो दिस इज हाउ द बोथ बॉल्स इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। असल में ये जो केस मैंने आपको आज करवाया, ये कल वाले केस का एक स्पेशल केस है। कल वाले केस में हमने यही बात की थी कि जब दो सेम मैसेज के बॉल्स आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, जवाब निकाला था कि दोनों बॉल्स अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेंगे। आज भी वही हो रहा है, मगर आज एक स्पेशल केस हमने किया था कि मान लीजिए कि वो जो दूसरा बॉल है वो ऑलरेडी एट रेस्ट है। फिर क्या होगा, हुआ वही जो हमने कल फाइंड आउट कर लिया था, मगर आज उसे एक मज़ीद स्पेशल केस की फॉर्म में प्रूफ भी कर लिया। तो ये केस 2 था। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि किताब में, जब आप किताब में कहाँ पे हैं जी, किताब में पेज नंबर 61 पे केस 1 और केस 2 मौजूद हैं। ये वो केसेस हैं कि जिनकी समझ लें डेरिवेशन या इनका प्रूफ किताब में गिवन नहीं है, मगर जब बोर्ड में ये सवाल आता तो ये तो एग्जामिनर
इसका प्रूफ या इसकी डेरिवेशन डिमांड कर रहा होता है, एक्सपेक्ट कर रहा होता है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द डेरिवेशन, इस तरह से आप वो डेरिवेशन करेंगे। नहीं जी, इससे आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड केस। अगले केस के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। आज हमने मज़ीद 2 केसेस और करने हैं, थर्ड फोर्थ दोनों को करना है। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक आधा कोई छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक और पढ़ लें ताकि हम बोर भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। वैसे हम बोर तो बहुत जल्दी हो जाते हैं पढ़ाई से। कोई सीज़न पसंद का लगा हो तो वो शायद हम सारी रात भी देख लें। थर्ड केस इज व्हेन लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। सो हम करने क्या लगे हैं, केस 3 मैंने अंग्रेजी में जल्दी से तेज़ी से पढ़ दिया, समझाता हूँ क्या। When lighter body collides with a massive body at rest, यानी कि जब बहुत हल्की सी चीज़ भारी चीज़ के साथ जाके टकराए। आप यूँ समझिए कि आपकी गली में कोई बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है और दैट ट्रक इज़ अ मैसिव बॉडी विच इज़ एट रेस्ट, खड़ा हुआ रुका हुआ, और आपकी गली में कुछ 2-4 छोटे बच्चे बॉल के साथ खेल रहे हैं। वो बॉल एक लाइटर बॉडी है, हल्की बॉडी है। अब उन बच्चों से बॉल छीन के आपने ट्रक को मारा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लाइटर बॉडी बॉल इज गोइंग टू कोलाइड विद अ ट्रक, हैवियर बॉडी मैसिव बॉडी के साथ जाके टकराएगा। तो क्या होगा, जब बॉल जाके ट्रक से टकराएगा व्हाट विल हैपन, क्या ट्रक चलना शुरू कर देगा आगे? क्या ख्याल है, क्या होगा? आप बाहुबली तो है नहीं कि आप वो ट्रक को बॉल मारे और वो ट्रक चलना शुरू कर दे आगे। व्हाट विल हैपन, दैट बॉल विल रिफ्लेक्ट बैक। वो बॉल जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका होगा उसी के साथ वापस आएगा। तो हमें इसका आउटकम खुद ब खुद पता है अपने दिमाग में, हम खुद लाशऊरी तौर पे अपने दिमाग में इसका आउटपुट जानते हैं। यही चीज़ हमने साबित करनी है कि जब एक बहुत हल्की चीज़ भारी चीज़ से जाके टकराती है तो वो उसी वेलोसिटी से बाउंस बैक करती है। ये इसका जवाब है, उसको साबित करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। सो होने के वाला है हमारे पास एक लाइटर बॉडी है which collides with the heavier body and heavier body is at rest. लाइटर बॉडी का मास m1, heavier body का मास m2, heavier body is right now at rest, रुकी हुई है, जबकि लाइटर बॉडी is traveling with the velocity v1। नहीं जी, कंडीशन कुछ ऐसे है कि m2 is very very greater than m1, यानी so that m1 is approximately 0। अब एक ट्रक के हिसाब से एक बॉल का मास क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, यानी इस कदर कम होगा कि आप उस बॉल को कंसिडर करें या ना करें, इतना कम मास है। यानी कि इस छोटे से बॉल का मास नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबली 0 है। m1 is almost 0 and one more thing is given, v2 is 0। now what we have to calculate, we have to calculate v1 डैश फाइंड करना है और देखना है कि भाई क्या इस पे कोई फर्क पड़ता है, v2 डैश कैलकुलेट करना है। सो ये 2 चीज़ें हमारी इंटरेस्टेड हैं जिन्हें हमने कैलकुलेट करना है। आई एम गोइंग टू राइट द सेम फार्मूला, द सेम ओल्ड फार्मूला वंस अगेन, v1 डैश इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 एंड दिस इज v1 प्लस 2m2 v2 over m1 plus m2, v2 dash is equals to 2m1 v1 over m1 plus m2 plus m2 minus m1 over m1 plus m2। मैंने दोनों फार्मूलाज आपके लिए इकट्ठे लिख दिए ताकि आप इन्हें याद कर सकें। सो v1 डैश में वैल्यूज पुट कीजिए ज़रा। For v1 dash m1 minus m2, m1 is considered to be 0, ये हो जाएगा माइनस m2 ओवर, ये फिर 0 हो गया, 0 प्लस समथिंग दैट इज समथिंग, m2 आ गया, v1 प्लस 2m2 v2 इज 0 क्योंकि सेकेंड बॉल रेस्ट पे है, m1 वैसे 0 है, 0 प्लस m2, तो यहाँ पे नीचे सिर्फ मैं m2 ही लिख देता हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये तो 0 वाली टर्म बताने की ज़रूरत नहीं, पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि 0 की टर्म एज इट इज़ 0 हो जाएगी बगैर कुछ किए।
v1 dash is equals to minus m2 over m2 into v1. Let's cancel it. v1 dash is equals to minus v1. What this relation is expressing, ये relation आपसे क्या कह रहा है? ये रिलेशन आपसे चीख चीख के ये कह रहा है v1 डैश यानी पहले बॉल की टकराने के बाद वाली वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस v1, उसी की इनिशियल वेलोसिटी का ऑपोजिट है। माइनस बोले तो ऑपोजिट है, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ जाके ये टकराएगा उसी वेलोसिटी से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, उसी वेलोसिटी के साथ ये टकरा के वापस आएगा। जो आपने शुरू में बगैर सॉल्व किए खुद ब खुद जवाब सोच लिया था कि जब आप गली में खड़े ट्रक को गेंद मारेंगे तो व्हाट विल हैपन, दैट बॉल विल रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी के साथ वो बॉल वापस आएगा। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? सो अब जरा देख लेते हैं ट्रक पे भी क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। सो लेट्स डू v2 डैश इज 2, m1 क्या है जनाब, वो तो 0 है, पहले बॉल की वेलोसिटी 0 इंटू v1 ओवर m1 इज 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, नीचे सिर्फ m2 लिख दीजिए, प्लस m2 माइनस 0 ओवर m2 इंटू v2 इज 0। सो जरा देखिए बच्चों इधर गौर से, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी टर्म गई, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी टर्म गई, v2 डैश इट विल बिकम 0 एज अ होल, सारे का सारा जो है 0 हो जाएगा। यानी कि वो जो सेकंड बॉल हैवियर बॉल था, वो जो ट्रक था वो रुका रहेगा, इट विल नॉट मूव एट ऑल, जो कि एक्चुअली होता है। सो इट वाज द सेकंड केस। थर्ड केस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, थर्ड केस आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द फोर्थ केस इन द लास्ट केस, जिसे डिस्कस करना अभी बाकी है। ये साथ साथ लिखनी है चीज़ें, कहनी ना पड़े, नोट्स बनाएं अपने, चीज़ें अपने पास लिखें, हैंड रिटन फॉर्म में आपकी होनी चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इन बुक। तो अगर अभी आपने नहीं लिखी हुई तो वीडियो को करने रिवाइंड ज़रा और पीछे करके इन्हें लिख लें, मेक योर ओन नोट्स प्लीज़, ठीक है? हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, फिल्म नहीं देख रहे कि साथ साथ पॉपकॉर्न खा लो और साथ साथ लेक्चर सुन लो, उसको लिखो साथ साथ। अच्छा जी, द केस फोर्थ इज, चौथा केस है कुछ इस तरह से, यस, द मैसिव बॉडी collides with the lighter body at rest। इसी तीसरे केस का इनवर्स, इसी तीसरे केस को जरा उल्टा सोचिए। कहानी कुछ ऐसे है कि अब मैसिव बॉडी, वो ट्रक जो है अपना बदला ले रहा है उस छोटे से बॉल के साथ। नाउ दैट मैसिव बॉडी विल कोलाइड विद द लाइटर बॉडी एट रेस्ट। इसका मास m1, इसका मास m2। नाउ इट इज ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी v1 बट इट इज एट रेस्ट। ये रुका हुआ है, जो सेकंड लाइटर बॉल है रुका हुआ है। अब जरा सोचिए कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल मैं देने लगा हूँ। छोटी सी एक साइकिल, वो 3 पहियों वाली जो आप छोटे होते चलाया करते थे, वो सड़क पे कहीं रुकी रह गई और पीछे से कोई बहुत भारी भरकम चीज़, कोई ट्रक, कोई ट्रेलर आ रहा। जब जाके वो छोटी सी साइकिल से टकराएगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो साइकिल वहाँ ही रुकी रहे और ट्रक टकरा के वापस चला जाए? इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली ये बात भी हमें काना लगती है, पॉसिबल ही नहीं है। ये शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, या शायद अगर आप तमिल मूवीज़ देखते हैं तो शायद इमेजिन कर लें, मगर एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या होगा, व्हेन दैट ट्रक विल हिट दैट बाइसाइकिल, ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज मूव करता रहेगा, मगर वो साइकिल उड़ती हुई किसी दूसरे तीसरे घर जाके गिरेगी। उस साइकिल की वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी, मगर ट्रक पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द आउटकम, ऐसा पॉसिबल है। मगर देखते हैं कि क्या फिजिक्स के मुताबिक, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है या नहीं। लेट्स सी दैट हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। वी नो दैट कि m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, विच मीन्स, इसका मतलब ये है
m2 is almost zero, negligible mass है, और this one v2 is zero, ये दो चीज़ें हमारे पास जीरो है। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला इज v1 dash is equals to m1 minus m2 over m1 plus m2 v1 plus 2 m2 v2 over m1 plus m2, राइट। ले जी वैल्यूज जरा पुट कीजिए इसके अंदर, आपका m1 माइनस m2, m2 इज ऑलमोस्ट जीरो, सो सिंपली m1 लिख देता हूँ, नीचे भी m1 लिख देता हूँ, v1 एज इट इज आ जाएगा प्लस 2, m2 इज ऑलमोस्ट जीरो, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं बल्कि ज़ीरो लिख देता हूँ, v2 भी ज़ीरो है और नीचे m1 आ जाएगा, m2 इज ज़ीरो। सो हेयर यू कैन सी दैट, यहाँ पे देख सकते हो कि ये दो ज़ीरोज़ इकट्ठे आ गए, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ओवर ज़ीरो समथिंग दैट इज़ ज़ीरो, ये इससे काट दीजिएगा, बन जाएगा v1 डैश इज इक्वल्स टू v1, यानी कि वो जो ट्रक है वो एज इट इज़ अपनी असल वेलोसिटी के साथ बगैर किसी थकावट के, बगैर रुके चलता चला जाएगा, उस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे आगे चलें, लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर, दूसरे केस में जो v2 डैश है दैट इज टू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, सेकेंड फार्मूला v2 डैश के लिए, प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, दैट इज समथिंग लाइक दिस। फॉर्मूला कुछ इस तरह से, इसमें ज़रा वैल्यूज पुट कीजिए, 2m1 वैसे ही आ गया, v1 की तरह आ गया, इट इज़ m1 प्लस ज़ीरो, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे m2 माइनस m1, m2 वैसे ही ज़ीरो है, माइनस m1, ये v2, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, m1 प्लस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और v2 इज़ ज़ीरो। सो देख सकते हो कि ज़ीरो जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो चीज़ एज इट इज़ सारी के सारी ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ पे इस m1 को m1 से काट दो तो ये आ जाएगा v2 डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स v1, यानी कि ये साबित ये कुछ इस तरह से करता है कि जब ट्रक उस साइकिल को लगेगा तो साइकिल ट्रक की डबल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी, जो ट्रक की वेलोसिटी थी उसकी दुगनी वेलोसिटी से साइकिल उड़ती हुई साथ वाले घर में जाके गिरेगी। पॉइंट समझ रहे हो? जबकि ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो उसकी वेलोसिटी थी वही बाद में रहेगी। So these are some common sense results, common sense conclusions जिनका आपको पता है और आपने जिन्हें ड्राइव करके साबित कर दिया। So these were the 4 cases जिनको अगर साबित करना आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इन्हें कैसे साबित करना है, आपने इन्हें कैसे डिराइव करना है, बिकॉज समटाइम्स दीज केसेस आर द पार्ट ऑफ पेपर और बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लिखाते हैं, कंक्लूजन लिखाते हैं। वो कंक्लूजन कहाँ से आया? वो इन डेरिवेशंस के थ्रू आया। इन डेरिवेशन में आपने वैल्यूज़ पुट करके उस जवाब को, उस रिजल्ट को निकाला। खैर आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है पेज नंबर 63 पे, दैट इज़ फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। लें जी, पानी के बहाव की वजह से फोर्स, अगर आपका ताल्लुक किसी गांव से है और यकीनन अगर आपका ताल्लुक किसी गांव से है तो फिर आपने ट्यूबवेल के ऊपर गर्मियों में नहाने का लुत्फ़ ज़रूर उठाया होगा। कभी गए इस तरह, कभी ट्यूबवेल पर नहाने के लिए गए, यकीनन गए होंगे। अगर नहीं भी गए तो आप घर में नलका खोल के उसके नीचे हाथ रख के फोर्स को फील कर सकते हैं पानी की। जब आप नलका खोल के नीचे हाथ रखें, यू कैन फील अ फोर्स ऑफ वाटर हिटिंग योर हैंड। आपके पानी, आपके हाथ पर टकराने वाले पानी की एक फ़ोर्स है जो आप हाथ पे महसूस कर सकते हैं। अगर आप नलका खोलते चले जाएं, उस पानी की स्पीड को बढ़ाते चले जाएं, आपके हाथ पे लगने वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाता जाता है। इसी तरह जो लोग ट्यूबवेल में नहा चुके हैं, वो जहाँ से पानी निकल रहा होता है, वो जो बहुत बड़ा पाइप है जहाँ से हाई प्रेशर, हाई वेलोसिटी पे वाटर फ्लो करके बाहर आ रहा है, कभी उसके नीचे सर रखने की कोशिश कीजिए। यकीन करें ऐसा लगेगा कि सर बह के नीचे चला जाएगा।
बहुत ज़्यादा हाई फोर्स लग रही होती है। सो वाई द फ्लो ऑफ वाटर एक्सर्ट फोर्स, पानी का बहाव फोर्स क्यों एक्सर्ट करता है? पानी का बहाव टकराव की वजह से, कलिजन की वजह से फोर्स एक्सर्ट करता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जब पानी, वाटर हैविंग सम मोमेंटम, इसका मास भी और वेलोसिटी भी है, अपना मोमेंटम रखता है, वो जब जाके किसी बॉडी से टकराता है तो अपना मोमेंटम चेंज करता है। बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन मोमेंटम वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो उसकी फोर्स को कैसे लिखा जाए? दैट फोर्स कैन बी रिटन एज, उस फोर्स को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, that force can be written as change in momentum per unit time, because you know this formula, आप इस फॉर्मूला को जानते हैं कि rate of change in momentum is equals to applied force। वो जो पानी अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है, that is m delta v by t, I'm sorry, this is f, m delta v by t। so this can also be written as m delta v over t, जिसको डेल्टा वी बाई टी को सेपरेटली भी लिखा जाता है। इस डेल्टा वी बाई टी का एक और नाम भी है जिसे कहा जाता है, एक मिनट हाईलाइट कर लूँ फिर उसका नाम भी बताता हूँ। इस फॉर्मूले को सेपरेटली कुछ इस तरह भी लिखा जाता है, और इसको लिखने का एक और तरीका भी है, मैं वो भी आपको बता दूँ, ताकि अगर उस तरह से फार्मूला लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये नई चीज़ क्या आ गई, ये नई चीज़ वही है। दिस फार्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू एम ओवर टी। तो आपने इस फार्मूला को देख के कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है, आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। नाउ दिस फार्मूला, इन दिस फार्मूला, इस फार्मूला के अंदर ये जो मैंने m by t लिखा, दिस m by t इज ऑल्सो नॉन एज, m by t का एक और नाम भी ऐसे कहा जाता है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट बोले तो कि एक सेकंड में कितना मास फ्लो करके जा रहा है, एक सेकंड में कितना मास फ्लो करके बाहर निकल रहा है। अब एग्जांपल लीजिए कि आपने नलके के आगे हाथ रखे और उस ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी के आगे हाथ रखे, किस में ज़्यादा फोर्स लगेगी? अल्टीमेटली वो जो ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, जबकि नलके से निकलने वाले पानी की फोर्स माइनर होगी। क्यों? क्योंकि मास फ्लो रेट ऑफ ट्यूबवेल इज़ ग्रेटर, उससे निकलने वाला जो पानी है पर सेकेंड ज़्यादा पानी निकल रहा है। हो सकता है कि एक सेकेंड में वो 4, 5, 6 किलो पानी बाहर फेंक रहा हो, जबकि आपका नलका हो सकता है एक सेकंड में 5, 10 ग्राम, 20, 25 ग्राम पानी बाहर फेंक रहा हो। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, MCQ शेयर करने लगा हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा पानी का मास फ्लो रेट होगा, यानी एक सेकंड में जितना ज़्यादा पानी बाहर आ रहा होगा बह के, उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा ट्यूबवेल में, इसीलिए ज़्यादा फोर्स लगती है। अब आप परेशान हो रहे होंगे क्योंकि आपकी किताब में इन तमाम फार्मूलाज के साथ नेगेटिव साइन लगा, ऐसे ही ना। अब मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, एंड पे क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स ऑफ वॉल ऑन वाटर। लो जी, समझना इस बात को कैसे। पानी बहते हुए जब दीवार पे फोर्स लगाएगा तो एज अ रिजल्ट बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दीवार भी तो पानी पे एक फोर्स लगाएगी। तो अगर पानी दीवार पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला m डेल्टा v बाय t, तो दीवार जो पानी पे फोर्स लगाएगी दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट इज विद द नेगेटिव साइन। लिहाजा आप नेगेटिव साइन को लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किताब में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, आप नहीं लगा रहे, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, इसे कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का मसला नहीं होगा। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? इसे आगे चलिए। बस 1 मिनट में मैं आज की बात को ख़त्म करूँगा यहाँ पे मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस के ऊपर।
मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस इज़ नॉट अ बिग टॉपिक, इज़ नॉट अ टॉपिक एक्चुअली, कोई इतना खास टॉपिक नहीं है इस लेवल के ऊपर, नहीं रखना चाहिए, जबकि आप इस टॉपिक को मर्ज कर देना चाहिए मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ। वो ये कहता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हर आइसोलेटेड सिस्टम पे अप्लाई होता है। जो जहाँ जहाँ आइसोलेटेड सिस्टम्स मौजूद हैं वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। ज़रा आप याद कीजिए कि जब मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करवाया था, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर आप ये सारा कुछ लिख देंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। मैंने आपको अगर थोड़ा सा याद कर लें तो अच्छी बात है, इसी बार रिवाइज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था आपने सबसे पहले लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, आइसोलेटेड सिस्टम लिखना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, एक्सप्लेनेशन के बाद डेरिवेशन करनी है। अगर ये तमाम 4 चीज़ें आप कर लेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के होंगे 5 में से। उस 1 नंबर के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल मैंने आपको कौन सी बताई थी, कहा था कि बुलेट और राइफल वाली एग्जाम्पल दे दीजिएगा। वो बुलेट और राइफल वाली एग्जाम्पल असल में इस टॉपिक में पेज नंबर 64 पे लिखी हुई है। उस टॉपिक पे 2 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, वो 2 क्या लिखी हुई हैं मैं आपको दोनों बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जब एक बॉम्बर बम ड्रॉप करता है, एक जहाज से बम गिराने वाला एक बम फेंकता है, तो वो बम एक गोले की शक्ल में होता है, एक बॉल की शक्ल में होता है। नाउ दैट बॉल इज नॉट फ्रेगमेंटेड। आसान अल्फाज में वो बॉल, वो गोला फटा नहीं है इस वक्त वो सारा का सारा जुड़ा हुआ है, साबित है, यानी उसमें मौजूद हर हिस्से का मोमेंटम 0 है, क्योंकि उस जब फटा नहीं, हिस्से निकले नहीं, पुर्जे निकले नहीं, पुर्जे बिखरे नहीं, तमाम के तमाम पुर्जे, तमाम के तमाम हिस्से आपस में इंटैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तमाम पुर्जों का मोमेंटम 0 है। सो बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम इज 0, लेकिन जैसे ही वो हिस्से फटेंगे, निकलेंगे, दे बोथ विल ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए कि इस तरफ जाने वाले पुर्जे का मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ जाने वाले का मोमेंटम नेगेटिव होगा। जब आप टोटल मोमेंटम फाइंड करेंगे दोनों फिर 0 हो जाएंगे, यानी कि एक्सप्लोजन से पहले अगर मोमेंटम 0 था तो एक्सप्लोजन के बाद भी मोमेंटम 0 ही है। इस बात को किताब ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, जो बात मैंने आपको वर्बली समझाने की कोशिश की। सपोज कीजिए दिस इज़ योर बॉम्ब, नॉट योर बॉम्ब, या बॉम्बर का बॉम्ब है। एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, फटने के टाइम पर एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, they are traveling, let's say, in this direction and in this direction. This velocity is mv, पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है तो मोमेंटम माइनस mv हो जाएगा। टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करें, टोटल p फॉर मोमेंटम, पता है ना मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्टिल 0। इसका मोमेंटम वो भी 0 है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, पॉइंट समझ रहे हो। इसी तरह वो जो बात की जाती है राइफल और बुलेट की, नहीं जी, आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है, ये पिस्तौल, इससे जब गोली निकलती है, जब यहाँ से गोली निकलती है तो ये पिस्तौल ऊपर की तरफ एक झटका खाती है, ऐसे रिकॉइल होती है, ऐसे ही है ना। नाउ व्हाई दिस गन, या व्हाई दिस, अगर बड़ी है तो राइफल रिकॉइल्स, क्यों रिकॉइल होती है? देखो जब गोली उस गन के अंदर थी, एट दैट टाइम द मोमेंटम ऑफ बुलेट वाज 0, मोमेंटम का बुलेट का मोमेंटम 0, गन का मोमेंटम 0, टोटल मोमेंटम क्या हो गया? बस ये एक मिनट की बात है, से वाइंड अप करते हैं फिर। सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उस वक्त बुलेट एंड राइफल की। बुलेट एंड राइफल में बिफोर फायरिंग द टोटल मोमेंटम इज 0 बिकॉज ये स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस कैपिटल एम मास ऑफ राइफल, कैपिटल वी जो कि 0 है, मास ऑफ बुलेट, दोनों 0 है। आफ्टर दैट मोमेंटम क्या होना चाहिए, जरा देखिए, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ राइफल इनटू वेलोसिटी ऑफ राइफल, दोनों बड़े, यहाँ पे दोनों ऐड किए, दोनों 0 हो गए क्योंकि दोनों रेस्ट पे टकराने के बाद जनाब ये एम वी प्लस कैपिटल एम इंटू वी, ज़रा इसको इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए, माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी ओवर कैपिटल एम इज इक्वल्स टू कैपिटल वी, यानी कि दिस कैपिटल वी इज द वेलोसिटी ऑफ राइफल, इट विल नेगेटिव साइन है, इट विल रिकॉइल, ये वापस आएगी। नेगेटिव साइन से मुराद ये है कि जो वेलोसिटी बुलेट की है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अगर बुलेट सीधी जा रही है तो राइफल है इट विल
कॉयल बैक, रिकॉयल से, कॉयल बैक नहीं, क्योंकि वो पीछे की तरफ एक झटका खाएगी। तो दिस इज दैट एग्जाम्पल। ये रिलेशन आपकी किताब में लिखा हुआ था, इस रिलेशन को हाईलाइट कर देते हैं। ये रिलेशन आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जाम्पल में लिखना। ये रिलेशन असल में उस एग्जाम्पल के साथ लिखा जाता है ताकि आपके पूरे 5 नंबर हो सकें। ठीक है जी बच्चों, ले जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने जल्दी जल्दी के अंदर 3 केसेस कर लिए, साथ 2 छोटे छोटे टॉपिक्स कर लिए। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ों को मैंने डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्शन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उस वक्त तक लेक्चर का मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी किस्म का कोई असर नहीं आप पे होगा जब तक कि आप इस लेक्चर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं डेरिवेशन को। अगर आपने सुन के लेक्चर छोड़ दिए, बिलीव मी इट इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, माई वेस्ट ऑफ टाइम एंड योर वेस्ट ऑफ टाइम। हम दोनों के अलावा कैमरामैन भी जिसका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपने इस टाइम वेस्ट होने से बचाना है। इस सारे लेक्चर को लिखना है, नोट करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट के लिए पेयर हो, एग्जाम के लिए, पेपर के लिए पेयर हो, तो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो। थैंक यू सो मच। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।